देखिए, आज हम आपको सुनाएंगे पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी सुनाने से पहले तो हम आपको पंचतंत्र के बारे में थोड़ा सा बता दें। आप में से किसी ने पंचतंत्र का नाम सुना है? नहीं सुना, हम बता देते हैं। पंचतंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उसमें कहानियों के माध्यम से जीवन जीने की लिए कैसी नीतियां होनी चाहिए ज्ञान दिया गया है। जीवन जीने के लिए उचित ज्ञान दिया गया है पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से। एक राजा थे, एक शहर है महिलारोप्य। क्या नाम है? साउथ इंडिया में था, ईस्टर्न साउथ की तरफ एक शहर था महिलारोप्य। वहां के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अमर शक्ति। उनके 3 पुत्र थे। तीनों बेटे ऐसे थे कि बड़े हो गए लेकिन आलसी टाइप के। जैसे भाई पिताजी राजा हैं तो कुछ करना तो है नहीं, मजे से अपना पड़े रहो, खाओ पियो, शौक मौज करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर वाले अगर हैं थोड़ा सा संपन्न तो वो कुछ नहीं करते। शिक्षा उनको घर वाले गलत दे देते हैं। मैंने गांव में देखा है, अरे हमारे पास तो 50 बीघे जमीन है, हमारे पास तो 100 बीघे जमीन है। तो बच्चों के दिमाग में शुरू से ऐसा आ जाता है कि हमारे पास तो 100 बीघे जमीन है। तो अक्सर आप देखिए कि जिनके पास गांव में ज़्यादा जमीन है वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और ज़मीन तो आगे चल के घटती है ही। औलादें होंगी, शादियाँ होंगी, बच्चे बढ़ेंगे, ज़मीन घटेगी, बंटवारे होंगे, ज़मीन तो घट जाती है। ठीक, तो अमर शक्ति के भी सारे बच्चे ऐसे ही हो गए। अब वो बड़े चिंता में रहे, बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बच्चों को आता कुछ नहीं है, ये मूर्ख, क्या करें। तो उन्होंने अपना एक दिन दरबार बुलाया, मंत्रिमंडल बुलाया। तो सबसे कहा कि भाई हमारे तीनों बच्चे बिना पढ़े लिखे रह गए, इनको कोई विशेष ज्ञान नहीं है, तो ये कैसे काम इनका चलेगा, आप इनके लिए कोई उपाय बताइए। तो वहाँ के पुरोहित और वहाँ के जो आचार्य लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज अब समय तो बहुत हो गया है, अब अगर इनको आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये तो बुढ़े हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। भाई आप लोग 3 साल 4 साल के शुरू कर देते हैं पढ़ना, मैक्सिमम 5 साल। 5 साल से बच्चा पढ़ना शुरू करता है, 20-25 साल तक पढ़ता है, यानी 20 वर्ष बच्चा पढ़ता है। तब वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होके अपना डिप्लोमा जो भी करके और फिर वो अपना कामयाब हो जाता है, जीवन जीने के लिए नौकरी करता है, ब्याह शादी करता है, अपना घर बसाता है। यही तो है। लेकिन उनके बच्चे 25-25 साल के हो गए, आता किसी को कुछ नहीं। शुरू में ध्यान नहीं दिया, लाड़ लाड़ में कि भाई बच्चे हैं, आनंद ले रहे हैं, राजा के बच्चे हैं, क्या कमी है। जब 25 साल के हो गए तब पिताजी को चिंता हुई, मंत्रिमंडल में बात हुई। तो लोगों ने कहा कि अब इनको पढ़ाएं तो 20 साल पढ़ेंगे तो 45 साल के हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, फिर जीवन कितना बचेगा। तो अब ऐसे विद्यालय में तो पढ़ा नहीं सकते, फिर क्या करें। तो किसी ने कहा कि महाराज हमारे राज्य में एक पंडित जी रहते हैं, आचार्य रहते हैं, उनका नाम है विष्णु शर्मा। बड़े प्रकांड विद्वान है और नीतियों में बड़े निपुण हैं, नीति पारंगत हैं। और वो उनसे आप बात करिए तो वो निश्चित रूप से कुछ मदद करेंगे। उनको बुलाया राजा ने, उनको बुला के उनका सम्मान किया, आदर किया, बिठाया। विद्वान का सम्मान करना चाहिए। अगर आप विद्वान का सम्मान करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको अच्छी बात मिलेगी जो आपके जीवन में काम आएगी, आपको लाभ देगी। और अगर आप विद्वान का अपमान करेंगे तो अच्छाई आपसे दूर भाग जाएगी। विद्वान कोई भी हो सकता है, जिसको नॉलेज है, जो ज्ञान रखता है, वो कोई भी विद्वान हो सकता है। तो ऐसे विद्वान आदमी का आदर करना चाहिए। उन्होंने आदर किया। राजा ने अपनी समस्या रखी कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, 3 बच्चे हैं और तीनों में से एक भी बच्चा हमारा कामयाब नहीं है, पढ़ लिख के कोई होशियार नहीं हो पाया है। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, इनको इतनी योग्यता प्राप्त हो जाए कि अपना जीवन आराम से जी सकें। तो उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने में इनको निपुण कर दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, 6 महीने में इनको निपुण कर दूंगा मैं, ये सब नीतियों में पारंगत हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जो है ये अपना सब छोड़ दूंगा। अब इतना बड़ा जब उन्होंने घोषणा कर दी तो राजा को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से हमारे बच्चे को पढ़ा देगा। तीनों बच्चे उनके पास भेज दिए गए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी। अगर क्लास में बुलाते, स्कूल चलाते, रोज आते रोज जाते, जैसे आप लोग पढ़ते हो,
एक साल में एक क्लास पढ़ते, ग्रेजुएट होते होते 20-25 साल लग जाते। तो उन्होंने क्या, वो रोज बुलाएं और उनको कहानियों के माध्यम से शिक्षा देनी शुरू की। पंचतंत्र कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूं। कहानियों के माध्यम से शिक्षा देनी शुरू करी और 5 भाग में उस पुस्तक को लिखा, इसलिए उसका नाम हुआ पंचतंत्र। पंच का मतलब 5 और तंत्र का मतलब भाग। 5 भाग में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक तो बाद में लिखी गई, वो कहानी सुनाते रहे और उनका संकलन होता गया, लेकिन उनके पास तो कहीं उसका ड्राफ्ट होगा तो वो सुनाते थे। तो ये पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई, जिसमें केवल कहानियों के माध्यम से उन्होंने राजा के बच्चों को नीतियां सिखाई, राजनीति शास्त्र सिखाया, अर्थशास्त्र सिखाया, सारी चीजों की उनको जानकारी थी। और वो बच्चे कामयाब भी हुए बहुत कम समय में। 6 महीने में कोई पूरे जीवन भर की पढ़ाई कर ले, ये ताकत पंचतंत्र में है। पंचतंत्र ने राजा के 3 बच्चों को केवल 6 महीने में, जो 25 वर्ष में आदमी करता है दिन रात मेहनत करके, वो केवल 6 महीने में प्राप्त करवा दिया। ये ताकत है पंचतंत्र की। तो आप समझिए कितनी चमत्कारिक चीज होगी। ठीक, ये तो पंचतंत्र का मैंने आपको बताया कि इसका उदय कैसे हुआ, कैसे इसको लिखा गया। अब मैं आपको बता रहा हूं एक कहानी। आज से कहानी शुरू करेंगे। आपको ध्यान है मैं पहले कहानी सुनाता था पंचतंत्र की, फिर वो बीच में बंद हो गया। अब मैं कहानी आपको जब भी मौका मिला करेगा सुनाया करूंगा। ठीक, आज एक कहानी सुनाते हैं, मूर्खों की अधिकता या मूर्खों का बाहुल्य। ध्यान से सुनिए और आज देखिए कितनी सटीक बैठती है ये। कहीं कहीं, हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं बड़ी सटीक बैठती है। एक उल्लू था। उल्लू कौन? एक पेड़ पे रहता था। उल्लू पेड़ पे ही रहते हैं। उल्लू की एक खास बात होती है। क्या होती है, कोई बता सकता है? सर हम बताएं। सर वो दिन में तो सर नहीं। वेरी गुड। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वो रात में दिखता है। रात्रिचर उसको बोलते हैं। उल्लू की बनावट ऐसी होती है आंखों की कि जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसको दिखना बंद हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा डार्कनेस आती है तो उसकी आंखें एक्टिव हो जाती है। भगवान की लीला है सब, जिसको जैसा बना दिया भगवान ने। तो उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। एक पेड़ पर रहता था, उसके पास ही एक बंदर रहता था। दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते रहते थे। एक दिन दोपहर में थोड़ा मौसम सा खराब हुआ, आंधी तूफान सा आने लगा, बारिश सी होने लगी हल्की फुल्की। अब बंदर तो कहीं घर बनाता नहीं अपना, बंदर तो कहीं भी अपना चिपक जाता है, उठ के चल देता है। बाचाल होता है बंदर, बाचाल होता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, इसलिए वो घर नहीं बना पाता। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती वो घर नहीं बना पाता। आपको देखिए पंचतंत्र में जगह जगह आपको नीतियां मिलेंगी। ये एक सिद्धांत है जो अभी मेरे मुंह से निकला। आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है तो आप घर नहीं बना पाएंगे। और इसको व्यापक अर्थ में देखें, इसका बड़ा अर्थ निकलता है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। बुद्धि स्थिर होना बहुत जरूरी है। स्थिर का मतलब जिस काम पे लग गए उसको पहले करना है, इधर उधर नहीं भटकना। ऐसी बुद्धि आपकी होनी चाहिए। तो वो गया और उल्लू के पास पहुंच गया। उल्लू अपने लटका हुआ था, छोटा मोटा घोंसला भी उल्लू बना लेता है। और जाके बोला कि भाई उल्लू भाई, बात यह है कि मौसम खराब हो गया है, बारिश सी हो रही है, मैं सोचा मैं आपके पास ही चलूं, सूरज चमक रहा है। बोला सूरज चमक रहा है? सूरज कहाँ चमक रहा है? बोला देखो दिन है, दोपहरी का समय है, सूरज तो चमक रहा है। बोले अरे मूर्ख, ये सूरज नहीं है, ये चंद्रमा है, ये चंदा है। बंदर बोला नहीं नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, ये चंदा नहीं है, ये सूरज है। अरे तू बड़ा मूर्ख आदमी है। देखिए मूर्ख आदमी एक सही बात कहने वाले व्यक्ति को मूर्ख बता रहा है। ऐसा होता है। अब इस कहानी का आनंद देखिए आप। उनमें बहस होती रही। अब दो लोगों में बहस हो जाए तो क्या होगा, जब बहस ज्यादा बढ़ेगी तो फैसला कोई तीसरा करेगा। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि भाई चल उसके पास चलते हैं, वहां पूछते हैं, क्या चल ठीक है वहां चलते हैं। तो उसने कहा कि पड़ोस में ही मेरे परिवार के और उल्लू रहते हैं बहुत सारे, पड़ोस में ही कई पेड़ हैं, वहां पे उनके सबके झोंपड़े हैं, सबकी जो वो हैं घोंसले, और वहां चलते हैं हम लोग और वहां चल के उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी बात सही है कि गलत है। पहुंच गए बंदर और वो कि अरे बंदर हमारे यहाँ कैसे आ गए भाई, कि एक सवाल जानने आए, हमारी इनकी बहस हो गई। क्या हुआ कि ये कह रहा है कि सूरज चमक रहा है,
सारे उल्लू बड़े जोर से हंसे ताली देके। अरे मूर्ख, सूरज कहाँ चमक रहा है? बंदर बोला देखिए सूरज तो चमक रहा है, आप देखिए सूरज है सामने। सब उल्लू और जोर जोर से हंसने लगे कि देखो इस बुद्धू को ये सूरज दिखाई दे रहा है। बंदर बोला फिर क्या है जी, ये सूरज नहीं है तो सब बोले ये तो चंदा है। अरे चंदा तो रात में निकलता है। बंदर ने कहा, बोला रात क्या होती है? उनको दिन का पता नहीं है, दिन में सोते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, जानते ही नहीं दिन भी कभी होता है, उनकी रात ही उनका दिन होती है। तो जो निकलता है गोल गोल उसको वो चंद्रमा समझते हैं। अब ये उनकी कमी है, उनकी दिनचर्या ऐसी है कि वो सूरज को नहीं जान पाए। वास्तव में सूरज तो सूरज ही होता है, लेकिन वो सूरज को नहीं जान पाए। लेकिन वो कमी बता रहे हैं बंदर में कि नहीं ये चंद्रमा है, तुम नहीं जानते, तुम मूर्ख हो। बंदर ने कहा कि भाई आप कितने भी लोग कहो, लेकिन ये है सूरज ही। सूरज है तो सूरज ही तो रहेगा, मैं इसको चंद्रमा कैसे कह दूंगा? अब इतनी बात कही तो सारे के सारे चिपट गए उसके ऊपर। बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ये तो बड़ा धूर्त है। और उसको मारने लगे, पीटने लगे। सर किसको? बंदर को। जो सच्ची बात बोल रहा था उसको सारे मिलके मारने लगे। अब चूंकि दिन का समय था, दिन में उनको दिखता नहीं है या तो बहुत कम दिखता है, इसलिए बंदर उछल कूद में तेज होता है, इसलिए वो ठीक से उसको पकड़ नहीं पाए, मार नहीं पाए। रात का समय होता तो उसकी जान ही ले लेते, क्योंकि रात में बंदर को नहीं दिखता, उनको दिखता खूब। दिन का समय था तो बंदर मौके का लाभ उठा के, उनके हाथ आया नहीं, इधर से उधर से बचते बचाते निकल के जान बचा के अपनी भाग गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि ये सूरज है। ये है मूर्खों की अधिकता, मूर्खों का बाहुल्य। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि जब मूर्ख बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मूर्ख बहुत तादाद में इकट्ठे हो जाएं तो वो एक विद्वान आदमी का पागल बना देते हैं। जैसे सारे उल्लुओं ने मिलके बंदर को पागल बना दिया, बंदर को जान बचा के भागना पड़ा। तो इस कहानी से दो शिक्षा मिली। एक तो ये मिली कि जहां मूर्ख ज्यादा इकट्ठे हों विद्वान को चुप रहना चाहिए, अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए। विद्वान की पहली विद्वता इसमें है कि वो जान ले कि सामने वाला मूर्ख है कि विद्वान है। अगर विद्वान व्यक्ति है तो विद्वता की कद्र करेगा, और मूर्ख है तो वो उपहास करेगा। मूर्ख के आगे कभी अपना ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। पहली सोच इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है। और दूसरी कि मूर्खों की अधिकता, मूर्खों का बाहुल्य बहुत ज्यादा हो तो वो सूरज को भी चंदा बना देते हैं। क्या करेंगे आप क्या करेंगे? अब हम तो कभी कभी देखते हैं तो हमें तो ऐसे इधर उधर नजर उठा के जब देखते हैं दुनिया में, तो हमें कई जगह ऐसा, कई क्षेत्र में ऐसा माहौल मिलता है कि जहां बहुत सारे मूर्ख और कुछ अगलबंदों को पागल बना रखा है मूर्खों ने। सुनने के ही नहीं देते किसी के क्या हो रहा है, अपनी बात सही सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो हमारा आशय ये है कि आपको सही को सही और गलत को गलत जानना चाहिए। और पहली शिक्षा आज आपको इस कहानी से क्या मिली? कि मूर्ख लोगों से बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वो कह रहे हैं चांद भैया होगा चांद, तू जा, हमारा पीछा छोड़, तू इसको चांद काहे को बहस करनी है? अगर आप बहस करोगे तो पकड़ लेंगे और आपकी पतलून फाड़ देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये थी आज की पहली कहानी, मूर्खों का बाहुल्य। बंद कर दीजिए इसको।